गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। ओके। अभी बीच में हम लोगों ने कुछ क्लासेस का गैप रखा था। उसमें लेकिन आपके कंटिन्यूअसली 8 बजे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक जैसे नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये टॉपिक्स आपका अपलोड हुए थे। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ये लेक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते कभी कभी, तो इनको अपलोड करवा दिया था जितने दिन आपका क्लास नहीं हुई है। तो अभी जहां तक हम लोगों ने करा था उसी के आगे आज हम लोगों को कंटिन्यू करना है। ठीक है। ओके। थैंक यू गुरसन जी। वालेकुम सलाम मीटिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऐप पे अरुणाचल जी के पीडीएफ नहीं है, मैं अपलोड करवा दूंगा ऐप पे अरुणाचल जी के पीडीएफ। उसके साथ साथ अरुणाचल जी के मैं अलग से भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ऐप पे भी करवा देता हूँ। ओके सर। तो एक बार करंट आपका देख लेते हैं कि कहाँ तक हमारा पहुंच गया था। ओके। ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2023 फिजिक्स नोबेल प्राइज। ये जो नोबेल प्राइज है ना, पूरे अच्छी तरह से रट लेने हैं आपको। थैंक यू जोसेफ जी। देखो, इसमें हमारा जो पर्पस है वो है कंटिन्यूस इवोल्यूशन का। तो मेन चीज है, ऑनलाइन में भी जो इंटरेक्शन है वो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल जो भी हम कर सके उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब वीडियो एडिशन भी किया है। हाँ, तो 2023 फिजिक्स नोबेल प्राइज, देखो ये क्वेश्चन आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी या कह लो मेडिसिन है, और आपका इकोनॉमिक्स है, पीस प्राइज है। तो ये जितने भी नोबेल प्राइजेस इन फील्ड में दिए जा रहे हैं ना, तो इनके अच्छे से रट्टे मार लेना। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो गिने चुने होते हैं, हर साल आते हैं, तो उनके लिए ट्रिक ब्रेक नहीं, डायरेक्ट रट्टा मारो, खत्म करो। ठीक है। और उससे रिलेटेड आपका मैंने लगभग सारे नोबेल प्राइज डिस्कस कर ही लिए हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पियरे गॉस्टिनी, फेरेंग क्रुआस क्रॉस और एनी व्हीलर। तो मतलब पूरे पूरे नहीं, ऐसे याद रख लो, पियरी, फेरेंग और एनी। ठीक है, पियरी, फेरेंग और एनी। तो ये तीन नाम ध्यान रखेंगे इन फिजिक्स, तो ये तीन अवार्ड आपको फिजिक्स में मिले हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ये नहीं, ये बताना। हाँ, ये आयरन सॉर्ट्स पूछ सकता है, भी न्यूज में था। ये आयरन सॉर्ट्स जो आपका ऑपरेशन है, कौन सी कंट्री ने चलाया है? ये भी हॉट टॉपिक है। देखो, हॉट टॉपिक इन द सेंस आपका, जैसे अभी ब्रिक्स समिट हुई थी, ब्रिक्स पे क्वेश्चन आ गया था। आदित्य एल 1 मिशन न्यूज में था, आदित्य एल 1 पे आ गया। चंद्रयान न्यूज में था, चंद्रयान पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये जो हॉट टॉपिक्स है इन पे क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी तरह से जैसे अभी G20 मीटिंग हुई, वैसे तो इसका मैंने एक पीडीएफ दे दिया था, फिर से शेयर कर दूंगा, जो नए लोग होंगे उनको भी मिल जाएगा। तो G20 या जो हमारी नई पार्लियामेंट है, इससे रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी लिस्ट है, मैं वो फिर से रिपीट करवा दूंगा, फिर से दिलवा दूंगा, जिसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन उससे बन सकते हैं ना। हाँ, तो ये आपका आयरन सोर्स ऑपरेशन किसने चलाया था? इजराइल ने चलाया था। ठीक है सर। आई थिंक करीब करीब 40 क्वेश्चंस तक हम लोग पहुंच गए थे।
तो ये लास्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, इंडियाज लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, इसका आंसर बताइए। इंडियाज लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, ये कहां पर बन रहा है? ये करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। कौन सी कंपनी पर आ रही है? ग्रीनको ग्रुप। ठीक है सर, तो यहां तक की कहानी क्वेश्चन नंबर 40 तक की हमारी पहुंच चुकी थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 के बियॉन्ड आज हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, आज जो हमारी कहानी होगी वो क्वेश्चन नंबर 40 के बियॉन्ड आपका जाने वाली है। चलो सर, ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 41, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर, अरे रिवर का नाम मैं देखना भूल गया, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं याद दिला देना, मैं देख के बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 41, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा हैज इनॉग्रेटेड द आदि महोत्सव, द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एट जमशेदपुर झारखंड। द मेगा इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, बताइए। Recently, Union Minister for Tribal Affairs Shri Arjun Munda has inaugurated the Adi Mahotsav, the National Tribal Festival, at Jamshedpur, Jharkhand. The mega event is being organized by TriFed, NABARD, Khadi and Village Industries Commission या नीति आयोग। ABAB। ओके, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव कौन करवाता है? ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री करवाती है। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है ट्राइफेड। ठीक है, करवाती तो अरे ट्राइबल मिनिस्ट्री है, बट उसके अंदर एक स्पेशली एक डिपार्टमेंट है ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड। ये सारा इवेंट आपका ट्राइफेड ऑर्गेनाइज करवाती है। ठीक है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ही आता है। इसका पर्पस क्या है? ये ट्राइफेड बनाने का पर्पस ये है, जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको मार्केट में अवेलेबल करवाना, ट्राइबल प्रोडक्ट्स की मार्केट में सेल करवाना, ये काम है मेन आपका ट्राइफेड का। ठीक है, जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल करवाना, ये काम है ट्राइफेड का। मैथ्यू जी जस्ट स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 से ही हमने स्टार्ट किया ना, अभी पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये काम किसका है? ट्राइफेड का, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एनुअल फेस्टिवल है, हर साल होता है आदि महोत्सव, ट्राइफेड इसको ऑर्गेनाइज कराता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं अक्रॉस द कंट्री, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपना रिच और डाइवर्स हेरिटेज डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया, लास्ट क्लास में 40 तक हो गया था, तो 41 अभी हमने डिस्कस कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 42 है। रिसेंटली एशियन गेम्स 2023 हैज कंक्लूडेड विद चाइना सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक इन मेडल टैली। ठीक है, अभी एशियन गेम्स कंक्लूड हुए हैं, तो सवाल ये है कि इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। देखो, एशियन गेम से पहले हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं कि लाइक कितना आपका कहां पर होस्ट हुआ था, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसको दोबारा से फिर कर रहे हैं। एशियन गेम्स 2023 कितने मेडल्स इंडिया ने जीते? 30, 26, 32, 28। गुड इवनिंग पिंकी जी। एशियन गेम्स 2023 बताइए सर। हाँ जी, लगाइए सर तुक्का। देखो, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन अच्छे से करके जाने सर, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपसे बहुत बहुत पूछता है, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन की जो आपकी प्रैक्टिस है वो जबरदस्त होनी चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। ठीक है, आपका आप उठा के देख लो, हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, और इन द लास्ट एग्जाम 5 क्वेश्चन उठ के आ गए थे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के जो नॉलेज है वो अच्छे से रखनी है, और आप लोग बताते भी हो अच्छा। ठीक है, स्पोर्ट्स में वैसे आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है।
चलो इसमें देखते हैं, तो कितने मेडल्स जीते सर अपन ने? बिल्कुल 28 मेडल्स इंडिया में जीते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कितने मेडल्स जीते हैं, एक पूछ सकता है हमारी रैंकिंग क्या रही है, तो फोर्थ नंबर के हाईएस्ट मेडल्स हमने जीते हैं। एक बन सकता है सबसे ज्यादा मेडल्स कितने जीते हैं, चाइना ने जीते हैं। एक सवाल बन सकता है एशियन गेम्स आपका ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था, हांगजू चाइना में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। इस बार का जो एशियन गेम्स था उसका स्लोगन क्या था, हार्ट टू हार्ट, ये आपका स्लोगन था। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, तो गोल्ड हमने कितने जीते हैं, 28 टोटल। अच्छा हाँ, यहाँ पर गोल्ड मेडल की बात हो रही है, गोल्ड मेडल इंडिया ने कितने जीते, 28। एक क्वेश्चन बन सकता है टोटल मेडल्स का, तो टोटल मेडल्स कितने हमारे, 107। क्वेश्चन पकड़ो कितने कितने हैं। पहला क्वेश्चन अपने कितने गोल्ड मेडल्स हैं, 28। टोटल कितने गोल्ड मेडल्स हैं, 107। मेडल्स में हमारी रैंकिंग फोर्थ। उसके अलावा अगला क्वेश्चन टॉप रैंकिंग किसकी है, चाइना। कितने हो गए सर, 4 हो गए। एक क्वेश्चन ये ऑर्गेनाइज कहां पर हुआ था, तो एक सिंगल टॉपिक से 5 तरह के मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चंस आपका पॉसिबल है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ये 5 आपका बन सकते हैं। तो ये 5 जानकारी अच्छे से जहनशीन कर लें, अच्छे से इसको माइंड में बैठा लें। इंडिया के गोल्ड मेडल 28 है एशियन गेम्स में, और टोटल कितने हैं, 107। और ये भी सर, ये कौन से नंबर का एशियन गेम्स है, इट वाज द 19th एशियन गेम्स, ठीक है, इट वाज द 19th एशियन गेम। एक सवाल ये थीम, ये स्लोगन हार्ट टू हार्ट, ये स्लोगन है। एशियन गेम्स की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखें तो ये शुरू ही इंडिया से हुआ था, ठीक है सर। पहला जो एशियन गेम्स था वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था इन 1951, ठीक है। तो पहले एक एशियन गेम्स फेडरेशन था, वो इसे रेगुलेट करता था। फिर उसके बाद एक ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया बनी, वो इसको रेगुलेट करती है। तो जो भी एशियन गेम्स के फाउंडिंग मेंबर्स है उसमें से एक हमेशा से इंडिया भी रहा है, और फर्स्ट एशियन गेम्स का इंडिया होस्ट भी रहा है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। और जो हमारा फर्स्ट मैस्कोट था वो था अप्पू द इंडियन एलिफेंट, वो इसका मैस्कोट रहा था उस टाइम पे। 1982 में भी एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज करे थे, जो 9th एडिशन था वो आपका इसमें ऑर्गेनाइज हुआ था। अब ये एशियन गेम्स का आइडिया सर वही ओलंपिक से रिलेटेड है। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, एशिया की जो कंट्रीज थी जो कॉलोनाइज थी, कॉलोनाइजेशन से बाहर आई, तो उन्होंने सोचा कि हम भी अपना एशिया लेवल पे एक ओलंपिक टाइप का गेम करवाते, तो वहां से उपज हुई एशियन गेम्स की, ठीक है। तो ये भी हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो जैसे अभी ये समझ लो आप, क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेट कर लेना कि जैसे हर 4 साल में क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, इसी तरह से हर 4 साल में आपको एशियन गेम्स देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसका एक बार जो सन है, मैं फोटो नहीं लगा पाया, भूल गया, तो इसका एक बार वो देख लेना आप, सिंबल राइजिंग सन विद इंटरलॉकिंग रिंग्स। तो एशियन गेम्स का एक बार सिंबल जा जाके आप लोग और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। इस बार का मैस्कोट अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, एक बार आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा मैस्कोट, नहीं मिले तो मेरे को बता देना, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। ये 19th एडिशन है सर, ठीक है, इस बार जो हुआ था 19th एडिशन है एशियन गेम्स का, चाइना में ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। तो एक ही टॉपिक से कई ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना सर। एशियन गेम्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, तो इसको हल्के में मत लेना, ठीक है सर। चलिए फिर तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। गोवा is set to make history by hosting the 37th edition of the national games। अब देखो एशियन गेम से छूटे तो सवाल आ गया नेशनल गेम्स पे। अभी नेशनल गेम्स हुआ था आपका गोवा में, तो कितने स्पोर्टिंग डिसिप्लिन यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। नेक्स्ट टाइम भी पढ़ लेना आप, अभी मैंने देखा नहीं नेक्स्ट टाइम कौन इसका होस्ट करने वाला है। ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं वैसे कि अगला कौन होस्ट करेगा, जो करंट में हुआ होता है वही पूछता है ना वो। हाँ तो अभी इस साल का नेशनल गेम्स आपको कहाँ देखने को मिला था, गोवा में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सर 2023 का जो नेशनल गेम्स है 37th एडिशन, वो कहाँ पर आपका होस्ट हुआ था, तो वो गोवा में होस्ट हुआ था, ठीक है। और कितने स्पोर्टिंग डिसिप्लिन थे इसमें, ये बताइए जरा। हाँ तो ये जो आपका गोवा में हुआ था, इसमें सर आपको कितने स्पोर्टिंग डिसिप्लिन देखने को मिल रहे थे, ओवर 43 स्पोर्ट डिसिप्लिन है 28 वेन्यूज, ठीक है सर।
तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया था गोवा में। ये आपके वहां पर इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, ये ध्यान रख ले सर कि जो नेशनल गेम्स इस बार का है 37 नेशनल गेम्स, वो कहाँ पर हुआ था, गोवा में हेल्ड हुआ था, ठीक है। अभी नेशनल गेम से रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसमें आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी नेशनल गेम्स की, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो इसमें अच्छे से ध्यान रखना। पहला कि नेशनल गेम सबसे पहला आपका कहाँ हुआ था, 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में हुआ था। और अभी जो 37th है, ये आपको एडिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके लिए इनॉग्रेटिंग वो रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है, रेगुलेटिंग बॉडी इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है सर। तो जो आपका नेशनल गेम्स है उसको रेगुलेट कौन करता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसको ध्यान रखिएगा। ओके सर, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 44, who among the following has received the Spinoza Prize, the highest distinction in Dutch science for work in the field of climate change? ठीक है, डच साइंस मतलब डच किनको कहते हैं सर, एक कंट्री है, आपने नाम सुना होगा सर, नेदरलैंड्स, सुना है, नेदरलैंड्स के लोगों को डच कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो साइंस में वर्क होता है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो नेदरलैंड्स में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हाईएस्ट प्राइज दिया जाता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करने में जो हाईएस्ट डिस्टिंक्शन मिलता है, जो हाईएस्ट प्राइज मिलता है, उसको कहते हैं स्पिनोजा प्राइज, ठीक है। तो ये कहाँ का प्राइज है, नेदरलैंड्स का प्राइज है। तो ये किसने रिसीव किया है, नीली बेंदापुडी ने, डॉक्टर जोईता गुप्ता ने, गीता गोपीनाथ ने, या बीना अग्रवाल ने, बताइए सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो यूनानिमसली सबका एक ही आंसर है, डॉक्टर जोईता गुप्ता, हाँ जी सर। तो ये जो नेदरलैंड्स का अवार्ड है स्पिनोजा प्राइज, ये किसने जीता है, जोईता गुप्ता ने। इसमें ये ध्यान रखना कि सर ये स्पिनोजा प्राइज किस कंट्री का है, तो ये स्पिनोजा प्राइज है सर नेदरलैंड्स का। किसने जीता है, जोईता गुप्ता, एंड इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट फॉर हर वर्क ऑन जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है सर नेदरलैंड्स की, तो इसी बात पे मेरे को नेदरलैंड्स की कैपिटल बता देना। हाँ जी सर, जल्दी से नेदरलैंड्स की कैपिटल बताइए। देखो मैंने हमेशा आपको रिकमेंड करा है कि कैपिटल्स हो गई, करेंसीज हो गई, इनको अलग से मत याद करने बैठो, फालतू में आप बर्डन बढ़ाओगे। उससे बेस्ट है आप बस करंट अफेयर्स पढ़ो। करंट अफेयर्स में कभी भी कोई भी कंट्री का नाम देखो, खट से आपके मन में सवाल होना चाहिए कि आपको इसकी कैपिटल पता है या नहीं पता। नहीं पता तो तुरंत उसको देख के तुरंत के तुरंत उसको याद कर लो, ठीक है। तो अलग से कैपिटल्स करेंसीज का झाम मत पालना, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो याद नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो वो ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये चीजें याद होने लगती हैं। हाँ जी सर, तो एक गलती जो लोग करते हैं वो नेदरलैंड्स की कैपिटल क्या बता देते हैं, द हेग, ठीक है। एक गलती ये करते हैं, आप लोगों ने नहीं की, अच्छी बात है। तो ये द हेग इज नॉट द कैपिटल ऑफ नेदरलैंड्स। द हेग लाई करता है नेदरलैंड में, ठीक है। आपका जो क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो भी द हेग में, लेकिन इसकी जो कैपिटल है दैट इज एम्स्टर्डम, ठीक है। कैपिटल इसकी कहां पर है, एम्स्टर्डम पे। एक ऐसी एक कंट्री है टर्की, उसमें लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। खैर उनका अब नाम बदल गया, उनका नाम क्या हो गया, टर्की नहीं रहा, दे आर कोल्ड तुर्की है, ठीक है। एक कंट्री है तुर्की है, उसकी कैपिटल पूछो तो कई लोग इस्तांबुल लगा देते हैं, क्योंकि इस्तांबुल उनका फेमस सिटी है, तो मेजोरिटी लोग इस्तांबुल कैपिटल लगा देते हैं। जबकि तुर्की की कैपिटल इज नॉट इस्तांबुल, इट इज अंकारा, ठीक है। तो पहले ऑटोमन एम्पायर था, तो उस टाइम पे इनकी कैपिटल इस्तांबुल हुआ करती थी, बट आफ्टर द फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क थे, ही चेंज द कैपिटल फ्रॉम इस्तांबुल टू अंकारा, ठीक है सर। तो तुर्की की भी कैपिटल अंकारा है, नॉट इस्तांबुल। ये लोग मेजोरिटी गलती करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर कि जैसे नेदरलैंड्स की कैपिटल द हेग लगा देते, बट इट इज एम्स्टर्डम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। Recently, Raksha Mantri Rajnath Singh has released the fifth positive indigenization list of 98 items. The fifth positive
इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय। अब सर ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय तो अलग सवाल हो गया, मुद्दे वाली बात ये कि सर ये कैसी लिस्ट है, फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट से मतलब क्या है। अब देखो है क्या, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री को अलग अलग तरह के वेपन्स चाहिए होते हैं, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो इस बार क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट निकाली है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो भी इक्विपमेंट्स परचेज करेगा, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक काउंसिल होती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जितने भी आपके वेपन्स हैं, है ना, इक्विपमेंट्स हैं, वो परचेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है सर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की होती है, उसका चेयरपर्सन डिफेंस मिनिस्टर होता है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को ये डायरेक्ट करता है कि देखो भाई, जितना भी आपको इसमें एक लिस्ट बना दी जाती है, पर्पस क्या है, एक लिस्ट बना दी जाएगी और वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को दे दी जाएगी और कहा जाएगा इस लिस्ट में जो भी आइटम लिखे हैं उसको आप किसी फॉरेन कंट्री से परचेज नहीं करोगे, उसको इंडिया में ही अगर किसी ने बनाया है तो उसी से परचेज करोगे, या तो इंडिया की कोई सरकारी संस्था लाइक डीआरडीओ, एचएएल उसने बनाया हो तो उनसे परचेज करो, इवन इंडिया के किसी प्राइवेट कंपनी ने भी बनाया हो तो उनसे परचेज करोगे, आप किसी फॉरेन कंपनी से परचेज नहीं करोगे। तो इसको कहते हैं इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। और पॉजिटिव क्यों है सर ये, पॉजिटिव इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इससे क्या है, जो लोकल हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा, जो हमारा टारगेट है कि जितने भी हमारे वेपन्स हो, जितना भी हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है वो इंडिया में बने, इंडिया के बाहर ना बने, ठीक है, हमें बाहर से खरीदना ना पड़े, क्योंकि उसमें हमें काफी बर्डन पड़ता है, काफी बड़ा मतलब पैसा खर्च होता है, हमारा इंपोर्ट फालतू में बढ़ता है, जब हम वेपन्स इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज से, हम अपना खुद कैपेबल बने अपने वेपन्स बनाने के मामले में। तो ये लिस्ट आपका श्योर करती है कि ये आइटम्स आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मार्केट से खरीदने, बाहर के मार्केट से नहीं खरीदने हैं। तो इसी लिस्ट को कहते हैं पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। तो ऐसी ये फिफ्थ लिस्ट आई है, तो इसको कह रहे हैं फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। अब इसको सर प्रिपेयर किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, या फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। देखो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तो अलग कंपनी हो गई, इसको प्रिपेयर किया डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने, ठीक है, करेक्ट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो इसमें क्या है, क्या रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन only be procured by the Indian Armed Forces from the domestic manufacturers, including those from the private sector or DPSUs, ठीक है सर। The move is a part of the government's effort to reduce the reliance on imported arms and promote indigenous manufacturing or defense equipment, ठीक है सर। तो ये बात इसको ध्यान रखिएगा, और इस कंसेप्ट को जो डिफेंस एक्विजिशन का प्रोसीजर है उसमें भी ऐड कर दिया गया है 2020 का। बात समझ में आ रही है सर कि नहीं आ रही? हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, गिव मी ए थम्स अप। चीजें क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। कोई डाउट होने से पूछिए। केबीसी में वो ये सोच के थोड़ी ना सवाल बनाते कि एपीएसएसबी से रिलेटेड है या नहीं। मेरा जो जीके रिवॉल्व करता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अराउंड रिवॉल्व करता है ना। उनका जीके कुछ भी पूछ रहा, उनका जीके कुछ भी चल रहा है, ठीक है। अपना जो जीके वो एग्जाम के हिसाब से ना, वो ये सोच के तो नहीं बनाएंगे ना कि हाँ एपीएसएसबी में इस तरह के सवाल आते हैं तो केबीसी में भी हम इस तरह के सवाल डाल देते हैं। चलो सर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। रिसेंटली रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैज लॉन्च्ड एसबीआई एनएबी ई कैश कार्ड, अ वन ऑफ इट्स काइंड डुअल चिप, इट इज अ डेबिट कार्ड, ठीक है, डेवलप्ड बाय एसबीआई एंड, देखो एनएबी से समझ जाओ नेवी वालों के लिए, एसबीआई से समझ जाओ एसबीआई ने बनाया, ई कैश कार्ड है सर ये, ठीक है। तो यानी डिजिटली पैसा ट्रांसफर करने में ये काम देगा। तो ये कार्ड को एक तो एसबीआई ने बनाया, और एसबीआई के साथ किसने मिलके बनाया? अब थोड़ा सा तुक्का लगाओ सर, एनएबी से मैंने क्या कहा समझ जाओ, नेवी के लिए बनाया, तो एसबीआई के साथ सर इसको मिलके किससे बनाया होगा?
हाँ जी सर, एसबीआई के साथ मिलकर इसको किसने बनाया होगा? डी लॉक किया जाए, कर दिया जाए सर। हाँ देखो, ये तुक्का है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से गैसिंग करनी होती है। क्या हो गया सर? करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी। ठीक है, इसको किसने मिलके बनाया है? तो आपका एक तो एसबीआई, साथ ही साथ इंडियन नेवी ने इसको मिलके बनाया। देखो होता क्या है, जैसे मान लो जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, पहले वो मान लो समंदर में कहीं बीच समंदर में चल रहे हैं, ठीक है। अब बीच समंदर में उनके लिए कैश ले जाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसकी जगह अब वो क्या लेके जाएंगे? फिजिकल कैश की जगह उनको एक स्पेशली ये डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। जब वो समंदर में ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है, अम, तो कई बार इस वजह से वो फिजिकल कैश रखना मुश्किल हो जाता है। फिर देखो, कुछ तो इंसान अपने पास कैश रख के चलता ही है, तो फिजिकल कैश रखने में दिक्कत होती है उसको, फिर एक्सेसिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इस वजह से उसको हैंडल अच्छे से करने के लिए उन्होंने कहा तुम पैसा मत रखो, उसकी जगह ये कार्ड रख लो, जहां भी उतरोगे ये कार्ड आपका काम आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये नेवी की हेल्प के लिए एसबीआई ने ये कार्ड आपका बनाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। साफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप किसने जीती है सर? इंडिया ने जीती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो चुका है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप किसने जीती है? इट हैज बीन वॉन बाय इंडिया, पहली चीज, ठीक है। आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द फाइनल्स एट द दशरथ रंगशाला स्टेडियम इन काठमांडू नेपाल, बताइए सर। तो ये आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है, किस कंट्री को हरा के? दूसरा सवाल ये हो गया कि ये जो इवेंट है कहाँ होस्ट हुआ था सर? नेपाल में। और किसने किसको हरा के जीता गया है? ये क्वेश्चन है आपसे। मैथ्स का देखो, एक अभी रिवीजन क्लास चल रहा है, वो मॉर्निंग में होता है 11:30 पे, ठीक है। वो तो आपको व्हाट्सएप पे लिंक आता होगा, वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लाइव क्लास का लिंक नहीं मिल रहा है तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको फ्री ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां से जो मैथ्स का क्लास होता है उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 9990784642 इस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको फ्री ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, तो जितना भी मटेरियल है वहां से आप उसको ले सकते हो, ठीक है। हाँ, किसको हराया था सर? बिल्कुल सर, किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। अच्छा, पाकिस्तान की कैपिटल करेंसी बता देना एक बार, कंफर्म कर दूं, मतलब इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया और ये गलत हो गया तो फ्री के नंबर जाएंगे, क्योंकि इससे सवाल वो क्या इस आसान क्या बनाएंगे, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने जीता था अगेंस्ट पाकिस्तान। कैपिटल बताइए पाकिस्तान की और करेंसी। हाँ, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो ये चीज, मतलब बता ही दोगे, वैसे ऐसी कोई बहुत टफ चीज नहीं पूछ ली मैंने आपसे, और एग्जामिनर ने अगर पूछ लिया और ये छोटी छोटी गलती हो गई तो इतना हैवी पढ़ने का फिर फायदा नहीं रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान की कैपिटल इज इस्लामाबाद। कुछ लोग एक्चुअली कराची लाहौर से कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल। करेंसी इज पाकिस्तान रुपी, वहां भी रुपया चलता है, पीएनआर जैसे अपने आईएनआर चलता है वहां पीएनआर चलता है, पाकिस्तान रुपी, ठीक है, इस तरह से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। रिसेंटली जीआई रजिस्ट्री, जीआई रजिस्ट्री क्या है? एक रजिस्टर है जो जो भी जिस जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है उसे एक जीआई रजिस्ट्री में ऐड कर दिया जाता है। ये जीआई रजिस्ट्री किसके अंडर आती है? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है? कॉमर्स मिनिस्ट्री। अभी रिसेंटली जो जीआई रजिस्ट्री है, ठीक है, ये उस बॉडी का भी नाम है जो आपका जीआई टैग अलॉट करती है। इसने 8 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स को अभी जीआई टैग दिया है, ठीक है। 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। आउट ऑफ 8, 3 आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। 3 कहां से सर? अरुणाचल से। तो सवाल ये है कि इन 4 में से कौन सा प्रोडक्ट आपका अरुणाचल से?
ये तो सर खाता खोल देने वाला सवाल है ना? ये तो खाता खोल देने वाला सवाल है। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज खमती राइस। ठीक है, खौती राइस भी कह देते हैं, खमती राइस भी कह देते हैं। ठीक है, तो तीन प्रोडक्ट्स अभी रिसेंट ऐसे हैं आपको जिनको क्या मिला है, आपका जीआई टैग मिला है। एक तो आपका याक चुरपी हो गया, याक के मिल्क से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है तवांग में। आई थिंक ये वो शायद वो एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्चुअली मैंने भी अरुणाचल में एक याक की मिल्क का प्रोडक्ट खाया था। उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट वो भी इस तरह से मतलब क्यूबॉइडल शेप में था। मतलब वो बताया था मुझे कि ये याक के मिल्क से बना है, और वो बहुत ही वैसा था, क्या कहते हैं, मतलब था तो बहुत हार्ड था, बट उसको एक आ जाता था कि आपको चूसना होता है उसे, मतलब आप चबा नहीं सकते उसे। ठीक है, तो एक वो भी प्रोडक्ट मैंने टेस्ट किया था। आई थिंक ये वही है ना। तो तीन प्रोडक्ट्स हैं आपका, एक हो गया याक चुरपी, एक हो गया आपका खामती राइस, तीसरा हो गया तानसा टेक्सटाइल। ठीक है, तो ये तीन नए प्रोडक्ट्स और आपको जीआई टैग अभी मिला है। दो ऑलरेडी हैं आपके पास, ठीक है। एक तो इदू मिश्मी टेक्सटाइल्स, ठीक है, इदू मिश्मी जो है, ठीक है, उसको भी आपका ऑलरेडी क्या कहते हैं जीआई टैग मिला हुआ है। और वाकरा ऑरेंज, ठीक है, वाकरा ऑरेंज उन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। देखो कुछ लोग कीवी भी समझते हैं, कीवी के पास जीआई टैग नहीं है, ठीक है, कीवी, हाँ वही है ना। थैंक यू, हाँ तो वो तो मैं टेस्ट किया हूँ। तो ये तो मतलब जीआई टैग वाली चीज अगर आपने यूज की तो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग, काफी अच्छा था वो। तो कीवी सर आपका क्या कहते हैं नहीं है, तो आपका ये तीन प्रोडक्ट और दो प्रोडक्ट ये इदू मिश्मी टेक्सटाइल्स और आपका बाकरा ऑरेंज, तो टोटल अरुणाचल में इस टाइम 5 आपका जीआई टैग्स हो गए। ठीक है, तो अभी जो आपका अरुणाचल जी के उसमें ये दो एडेड हैं, इन तीन को भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा, याकचुर भी, खामती राइस, सांसा टेक्सटाइल। बट आपको ध्यान रखने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको ध्यान रखना है। तीन आपके थे अरुणाचल के, चार प्रोडक्ट थे आंध्र प्रदेश के, एक था बिहार का। बिहार का मिथिली मखाना, देखो अगर ऐसे याद रख सकते हो मैथिली, टीथ स्ट्रांग होना पड़ता, नहीं टीथ की फिर वही है, आप उसको चबा नहीं सकते, उसको चूसना ही पड़ता है, वो टेस्ट भी तभी देगा, चबा लोगे तो मुझे लगता है उसमें टेस्ट नहीं रहेगा, वो कुछ चीजें उसी हिसाब से डिजाइन होती है। देखो मैथिली एक रीजन है और भाषा भी है बिहार की, ठीक है, तो अगर मैथिली को बिहार से रिलेट कर पाओगे, तो ईस्टर्न बिहार में आपको मैथिली भाषा देखने को मिल जाएगी। मैथिली, भोजपुरी, ये अलग अलग जो लैंग्वेजेस है वो आपको बिहार में देखने को मिलेगी। तो मैथिली से रिलेट कर सकते हो मिथिला मखाना, ठीक है, मिथिला मखाना बिहार। और बाकी देखो, गुंटूर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, तो गुंटूर सदम चिली आंध्र प्रदेश हो गया। इसके अलावा वेंकटगिरी साड़ी, वेंकटगिरी नेशनल पार्क भी है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश। बोबिली वीना, ठीक है, ये कार्नेटिक म्यूजिक का पार्ट है, ठीक है, कार्नेटिक म्यूजिक का पार्ट है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। उसके अलावा मंगलगिरी साड़ीज, ये भी आपको आंध्र प्रदेश में, तो ये चार प्रोडक्ट्स आपके आंध्र प्रदेश के, एक बिहार का, तीन अरुणाचल के, तो ये टोटल 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। हाँ, एक क्वेश्चन आशा जी ने पूछा अरुणाचल में 25 है या 26। देखो एक्चुअली इसको रिलेटेड मैं जो डेटा है वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे यकीन करता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं अरुणाचल प्रदेश .gov.in वेबसाइट पे गया था, वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट मैंने देखी, बट उसमें ना 25 है ना 26 है, उसमें टोटल 27 नंबर तक लिखा है, 1 2 3, लेकिन उसमें एक आई थिंक सीरियल नंबर 13 मिसिंग है। उसके बाद लॉन्गडिंग 2 बार रिपीट है, और सिर्फ दिबांग वैली लिखा है, ना अपर दिबांग वैली लिखा है ना लोअर दिबांग वैली लिखा है। ठीक है, तो वो लिस्ट मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही थी, लेकिन हाँ अगर वो सारी चीजें आप करेक्ट कर लो तो यू विल फाइंड 25 डिस्ट्रिक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। जो कंफ्यूजन है वो किसकी वजह से आ रहा है, ईटानगर अभी तो पास नहीं हुआ ना सर, जब पास हो जाएगा तब हम उसकी बात करेंगे 27, अभी तो 26 की बात कर लो आप। कंफ्यूजन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जो 26 डिस्ट्रिक्ट है वो ईटानगर कैपिटल रीजन जो है उसको माना जा रहा है, जो ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसको भी डिस्ट्रिक्ट माना जा रहा है।
ठीक है, वो जो वेबसाइट है उसमें भी एज ए डिपार्टमेंट इसको लिखा गया है। लेकिन हाँ, अगर आप ईटन नगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको लिखा है इन पापम पारे डिस्ट्रिक्ट, दिस एरिया इज इन पापम पारे डिस्ट्रिक्ट, वहां पर लिखा है। तो सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं होगा ना, तो यानी ये ईटन नगर कॉम्प्लेक्स इज अ पार्ट ऑफ पापमपारे डिस्ट्रिक्ट। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो आपका 26 नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट कितना रह जाता है, 25 डिस्ट्रिक्ट रह जाता है। ठीक है, और लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो एड हुआ था दैट इज पाके केसांग। तो अरुणाचल टाइम्स का इस पे आर्टिकल भी है, इट इज द 25th डिस्ट्रिक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चेक कर लीजिएगा, अरुणाचल टाइम्स का इस पे एक आर्टिकल भी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप 25 डिस्ट्रिक्ट ही मानिए, वो जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स वाला रीजन है वो पापम पारे का ही पार्ट है। ठीक है, ये आपका अरुणाचल की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मैं काफी कुछ देख चुका हूँ। अब 26 का कंफ्यूजन क्या आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने गूगल करा होगा, गूगल ने खट से कुछ कोचिंग की वेबसाइट है वो बोल रही है 26 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लेकिन देखो गूगल की वेबसाइट पे या गूगल के डेटा पे आपको रिलाई नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत होता है, लेकिन हाँ बहुत सी चीजें गूगल से वेरी कर जाती है, डिपेंड करता है वो आपको कौन सी वेबसाइट पे लेके जा रहा है। तो आपको वही डेटा पकड़ना है जो आपका सबसे लेटेस्ट हो। ठीक है, लेपर आडा के भी बाद पाके किसान बना, कुछ दिन का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको वही डेटा पकड़ना है जो आपका सबसे लेटेस्ट हो, या सॉरी वो डेटा पकड़ना है जो जितना ज्यादा आपके एरिया से ब्लॉक करता हो आपके गवर्नमेंट की वेबसाइट से। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स का डेटा होता है उसको हम सबसे ज्यादा जेन्युइन मानते हैं। तो अपन ये नहीं कि किसी कोचिंग का या किसी गूगल का आंसर देखा और वो आपको पकड़ा दिया, वो कई बार फ्लॉड होते हैं, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, आंसर आपको वही मानना है जो आपका सरकारी वेबसाइट बताती है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल 25 है, अगर कोई भी चेंज होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। Recently, Chief Minister of which of the following states has declared the Ganges River dolphin as a state aquatic animal? न्यू जी पाक्टर जी, आप लोग एक काम करिएगा, एक बार ना फॉर्मेशन डेट चेक कर दीजिएगा। ठीक है, लेपराडा का क्या है, शियोमी का क्या है, पाके किसान का क्या है। ठीक है, इन तीनों का आप क्या कर लेंगे, जो फॉर्मेशन डेट है उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन डेट के हिसाब से हम मानेंगे ना लेटेस्ट वाला, तो उसको एक बार आप चेक करिएगा। Recently, Chief Minister of which of the following states has declared the Ganges River dolphin as a state aquatic animal? देखो ये हमारा नेशनल इक्वेटिक एनिमल भी है, तो गंगेज रिवर डॉल्फिन इज आल्सो द नेशनल इक्वेटिक एनिमल। अभी रिसेंटली इसको यूपी ने भी अपना स्टेट इक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। इसको टाइगर ऑफ द गंगेज भी कहते हैं। ठीक है, गंगा का टाइगर। तो ये नाम ध्यान रखना सर, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, विच मैमल इज नोन एज द टाइगर ऑफ द गंगेज, दैट इज गंगा डॉल्फिन, गैंगिस डॉल्फिन, या इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है सर, प्लाटनिस्टा गैंगेटिका, प्लाटनिस्टा गैंगेटिका, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। ऑफिशियली डिस्कवर्ड हुआ था 1801। ये आपका आसाम का भी स्टेट एक्वाटिक एनिमल है। अगली चीज ये ध्यान रखना कि सर इसका जो हैबिटेट है वो आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला इलाका है या कर्णाफुली सांगू वाला जो इलाका है, मतलब जो इंडिया नेपाल बांग्लादेश के बीच जो इलाका है वहां पर जो मेजर रिवर्स पाई जाती है वो वाला जो एरिया है वहां पर ये रिवर आपकी मिलती है। और इट इज ए फ्रेश वाटर डॉल्फिन। ठीक है, ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है और इट इज ब्लाइंड, ब्लाइंड है सर। तो ये कैसे चलती हैं, कैसे हंट करती हैं, यूजिंग अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ठीक है, ये लोग अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या है, यहाँ पर मान लो डॉल्फिन है। ठीक है, ये एक साउंड निकालेगी और यहाँ पर मान लो इसका शिकार है, तो ये साउंड उससे टकराएगा और टकरा के वापस आएगा। अब इतनी इसकी प्रैक्टिस होती है बाय नेचर कि ये कैलकुलेट कर लेती है कि कितनी देर में साउंड इसके पास आया, उसके अकॉर्डिंगली से आइडिया लग जाता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो शिकार है वो इससे कितनी दूर है। ठीक है, तो एक टेक्निक होती है जो ये डॉल्फिन यूज करती हैं इवन व्हेन दे आर ब्लाइंड, वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स की मदद से एक इमेज बनाने की कोशिश कर पाती हैं। दे आर एबल टू सी एन इमेज इन देयर माइंड। ठीक है, ये बहुत खास बात है इनकी।
और ये कंटिन्यूअस पानी में भी नहीं रह सकती। आपने देखा होगा डॉल्फिन यूं 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 उछलती रहती, तो उसका रीजन है सर, वो कंटिन्यूअस पानी में नहीं रह सकती, और हर 30 से मतलब आधे मिनट से लेकर 2 मिनट के बीच उसको बाहर आना ही पड़ता है, क्योंकि वो लगातार पानी में रह के भी नहीं जी सकती है। ठीक है। और जब आपका सांस लेते टाइम ये साउंड प्रोड्यूस करती है, उसी की वजह से इसको सूसू भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रख लेना, सूसू वर्ड इज एसोसिएटेड विद, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एक तो रीजन पे पूछ सकता है, टाइगर ऑफ द गंगेज इसे किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है, ये पूछ सकता है। या डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम पूछ सकता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देखो, तो आईयूसीएन के हिसाब से ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया था। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया था, 1972, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। और एक और बनने लगा, उसी ट्रेंड पे एक और बनने लगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया था, 1986। ठीक है। तो ये बैक टू बैक डायरेक्ट उठा के पूछ लेते हैं, तो ये ईयर ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। तो उसके हिसाब से ये शेड्यूल 1 में आता है। शेड्यूल 1 मतलब ऐसी स्पीशीज हैं जिनको ज्यादा डेंजर है। और साइट्स, ये कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। देखो साइट्स को लेकर नॉर्थ ईस्ट पीसी में एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, साइट्स क्या है, कैसे काम कर सकता है। तो ऐसी स्पीशीज जो खतरे में है, जो इंडेंजर्ड है, जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उनके ट्रेड पे रोक लगाने का काम साइट्स करता है। ठीक है। ये कन्वेंशन इसीलिए बनाया गया। तो इसमें अलग अलग अपेंडिक्स हैं। तो अपेंडिक्स 1 में ऐसी स्पीशीज आती है जिसमें आप किसी भी हाल में ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक और मेडिसिनल पर्पज, वो आपको और किसी हाल में आप अपेंडिक्स 1 वाली चीजों पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो वो साइट्स की अपेंडिक्स 1 में भी आपका ये डॉल्फिन आती है। और एक माइग्रेटरी स्पीसीज का भी कन्वेंशन है, सीएमएस, उसकी भी अपेंडिक्स 1 में आती है। ठीक है। तो ये आपका सबके टॉप क्लास अपेंडिक्स में ही आता है। ये इस तरह से आप इसका प्रोटेक्शन स्टेटस ध्यान रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो आईयूसीएन वाला है, आईयूसीएन के ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो डॉल्फिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने बता दिए। रमाशंकर जी का क्वेश्चन वैसे जेन्युइन है, क्योंकि ये आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, तो उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि खरगोश के कितने दांत होते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो वो पूछ सकता है। अब वो खैर मुझे नहीं पता कितने होते हैं, वो चेक करना पड़ेगा ना। तो वो लोग थोड़ा, आप भी गूगल करना उसके बारे में, मिले तो बताना। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछना जायज है। चलिए सर, तो यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए, क्लियर है सर तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। ठीक है। तो वो हो जाता है सर। ऑल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। Who among the following has been awarded with the 2023 Sveriges Riksbank Prize? अब देखो इसी को इकोनॉमी का नोबेल प्राइज कहते हैं। एक्चुअल में जब नोबेल प्राइज बनाए गए थे, इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, उनकी एक वसीयत थी है ना, उसके बेसिस पे नोबेल प्राइज बनाए गए थे। तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स थी, उसमें फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मेडिसिन था, है ना, और आपका पीस प्राइज था। उसमें आपका इकोनॉमिक्स नहीं आता था। तो जो नोबेल प्राइज क्रिएट किए गए थे शुरू में, पहले इकोनॉमी नहीं आता था, बाद में इकोनॉमिक साइंसेस को अलग से ऐड किया गया। ठीक है। तो इसको, ये आपका एक बैंक है, एसआर बैंक, स्वेरेजेस रिक्स बैंक, ये आपका अवार्ड देता है। इसने भी इसको जोड़ दिया इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है। तो इसलिए तब से ये इकोनॉमी का नोबेल प्राइज कहलाने लगा। अदरवाइज ये नोबेल प्राइज से अलग है, उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। तो सर ये जो आपका नोबेल प्राइज है, किसने जीता है, क्लॉडिया गोल्डिन ने, क्लॉडिया गोल्डिन ने ही जीता है। कोई बताएगा क्लॉडिया गोल्डिन बिलोंग टू विच कंट्री? क्लॉडिया गोल्डिन किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? हाँ जी, बताइए सर।
तो ये अवार्ड क्लॉडिया गोल्डिन जी ने जीता है। इसको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस भी कहते हैं, बट इसका ऑफिशियल नाम क्या है? स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, भेज नहीं पाया था आज, कल तक इसकी वीडियो आ जाएगी और कल तक इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लॉडिया गोल्डिन ने जीता। किस फील्ड के लिए जीता है सर, ऐसा क्या किया उन्होंने? तो इसमें लिखा हुआ, उन्होंने जेंडर पे गैप पे काम किया था। हाँ, इन रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। यानी मतलब जो आप देखते हो आज सोसाइटी में कि मतलब एक मेल है, उसकी सैलरी सेम पोजीशन के लिए कितनी होती है, और एक फीमेल है, उसकी पोजीशन सेम पोजीशन पे उसकी सैलरी कितनी होती है, उसमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। मेल्स की सैलरी ज्यादा होती है, फीमेल्स की सैलरी जनरली आप देखोगे कम होती है। तो एक पे गैप देखने को मिलता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं जेंडर पे गैप। तो उन्होंने एक पूरा रिसर्च वर्क बंद किया है और उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो जेंडर पे गैप है ये जनरेट कैसे हुआ। ठीक है, ये क्या रीजन से कि ये जेंडर पे गैप क्रिएट हो गया, और इसी से रिलेटेड जो विमेन लेबर मार्केट है उसको समझने में इन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है। उस फील्ड के लिए इन्होंने इस चीज के लिए उन्हें ये आपका नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है सर, शी बिलोंग्स टू अमेरिका, यूएसए से बिलोंग करती हैं ये आपका। हाँ, बाकी नोबेल प्राइज की पूरी डिटेल पीडीएफ और वीडियो मैं आपको शेयर करवा दूंगा, तो वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कौन सा नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ, कौन सा नोबेल प्राइज में क्या दिया जाता है, ठीक है, दिस दैट, और किस किस को नोबेल प्राइज मिले। तो जितने भी नोबेल प्राइज है, अब देखो हमने फिजिक्स का भी डिस्कस कर लिया, केमिस्ट्री भी डिस्कस कर लिया, फिजियोलॉजी भी कर लिया, पीस प्राइज भी कर लिया, एक लिटरेचर मैं भूल रहा था, लिटरेचर वाला भी कर लिया, और साथ ही साथ आपका ये इकोनॉमिक्स वाला। ये 6 तरह के जो नोबेल प्राइजेस है, 6 के 6 हमने डिस्कस कर लिए हैं, नाम सारे देख लिए हैं। इन सब का एक कंबाइंड पीडीएफ और कंबाइंड वीडियो वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। तो आज लेक्चर यहीं तक रखेंगे। अगर कुछ सीख के जा रहे हो, कुछ सीखने का मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आज मैंने यहीं तक का करंट अफेयर्स पढ़ा था, तो आज यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, इसके आगे के क्वेश्चन फिर हम लोग अगली क्लास में उठाएंगे। इसके बाद किसी को कोई डाउट है तो हमें व्हाट्सएप कर सकता है, कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर सकता है रिगार्डिंग अवर रनिंग कोर्सेज। जैसे अभी स्टेनोग्राफर का भी पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए नया कोर्स बनाया, और अभी हम एपीपीएससी का भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, या फिर ये पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ वैसे तो हम लोग व्हाट्सएप कर देते हैं, बट अगर आपको अभी पीडीएफ नहीं मिल रही है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो 9990784642 पे। आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ। ठीक है सर, चलिए फिर इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय। दिल अभी भरा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब आज ही भर लोगे तो बाकी के दिन के लिए क्या छोड़ोगे आप। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे। चलिए सर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।